हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग का क्लास 7 ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 ज्योग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, लाइफ इन दी डिजर्ट्स, रेगिस्तान में जीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में। इट इज एन एरिड रीजन characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation। देखिए, वो क्षेत्र जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव, जैविक रूप से अनुत्पादक हो, जहां पर कुछ भी उग ना पाए, वे डिजर्ट मरुस्थल होते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है वहां पे वाटर अवेलेबल ना हो सकता है वहां पे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वहां पे टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो। डिजर्ट एक ड्राई रीजन है, शुष्क क्षेत्र है। यहाँ टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर हुआ, गर्मी हुई, तो हॉट डिजर्ट होगा, और अगर कम टेम्परेचर हुआ, ठंडी हुई, तो कोल्ड डिजर्ट होगा। यहाँ वेजिटेशन भी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर ऐसे वेजिटेशन, वनस्पति पाए जाते हैं जो ऐसे हार्श कंडीशन को सरवाइव कर सकते हैं। इनको जीरोफाइटिक वेजिटेशन कहते हैं। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। इनके पत्ते नीडल, सुई जैसे पतले होते हैं, ताकि पानी को ये स्टोर करके रख सके, पानी इवापोरेट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैक्टस देखा होगा डिजर्ट में। क्योंकि पत्ता जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा सरफेस एरिया होता है, तो पानी उतना ही इवापोरेट होता है। तो इस वजह से जो जीरोफाइटिक वेजिटेशन होते हैं, इनके पत्ते नीडल जैसे होते हैं, इनका सरफेस एरिया कम होता है, तो पानी भी कम इवापोरेट होता है। ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि वाटर, पानी, पेड़ पौधों, जानवरों, इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो जहां पे पीने के लिए पानी ना हो, फसल उगाने के लिए पानी ना हो, कैटल्स मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो, तो वैसी जगह पे रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। जहां पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures. In some places as hot as fire and some as cold as ice। इस चैप्टर में हम वैसी जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, मतलब कुछ बहुत गर्म क्षेत्र हैं और कुछ बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, और ऐसी जगहों पे लोगों ने सरवाइव करना सीखा है, रहना सीखा है, ये हम पढ़ेंगे। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। दीज आर द डिजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस वाले जगह डिजर्ट एरियाज है जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures। डिजर्ट्स की खास बात क्या है? इन क्षेत्रों में कम बारिश होती है, वेजिटेशन, वनस्पति ना के बराबर होती है, और टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम होते हैं।
इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डिजर्ट्स और कोल्ड डिजर्ट्स। टेम्परेचर के बेसिस पे डिजर्ट को क्लासिफाई किया जाता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो हॉट डिजर्ट होगा और अगर टेम्परेचर लो है तो कोल्ड डिजर्ट होगा। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। इन डिजर्ट रीजन में जहां पे भी वाटर अवेलेबल होता है वहां पे लोग बसते हैं और कृषि करते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दी हॉट डिजर्ट सहारा के बारे में। गर्म रेगिस्तान सहारा, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, सहारा डिजर्ट का एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और जब हम लोग इंडिया के एरिया की बात करते हैं तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये लगभग 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. सहारा डिजर्ट 11 देशों से घिरा हुआ है और इन देशों को हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका सहारा मरुस्थल, ये रहे आपका पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली और मौरितानिया। देखिए, ये रहे आपके 11 देश जो सहारा मरुस्थल से घिरे हुए हैं। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. जब हम डिजर्ट रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सैंड का पिक्चर बनता है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। But besides the vast stretches of sands that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. देखिए, सहारा डिजर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यहाँ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, रेत तो है ही, साथ में ग्रेवल प्लेन्स मतलब बजरी के मैदान भी हैं। एलिवेटेड प्लेट्यूज भी यहाँ पे मिलते हैं जिनकी रॉकी सरफेस है। बहुत सारे ओएसिस भी मिलते हैं। तरह तरह के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं सहारा डिजर्ट पे क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। दीज रॉकी सर्फेसेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। ये जो रॉकी सर्फेसेस हैं, ये जो प्लेट्यूज हैं, कहीं कहीं पे 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। आज सहारा एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन कभी सहारा भी एक हरा भरा मैदान था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles. हमें वहां के केव्स में कुछ पेंटिंग्स मिली हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि वहां पे कभी नदियां हुआ करती थी और वहां पे क्रोकोडाइल्स भी मिला करते थे। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल्स एंड गोट्स वेयर कॉमन एनिमल्स। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे जो यहाँ पे मिला करते थे। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज्ड इट टू ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन जलवायु में परिवर्तन की वजह से ये क्षेत्र हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क हो गया। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने
इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सहारा डिजर्ट के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डिजर्ट इज स्corching हॉट एंड पार्च ड्राई। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत गर्म और ड्राई शुष्क है, हवा में नमी नहीं है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। इट हैज ए शॉर्ट रेनी सीजन। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। रेनी सीजन बहुत शॉर्ट है। आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं। ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं। इस चीज को मैंने डिटेल में चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। हियर द मॉइस्चर इवापोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। यहाँ नमी मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में मॉइस्चर भी इवापोरेट हो जाता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. देखिए, दिन में टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और आसपास के रेत चट्टानों को बहुत गर्म कर देता है। ये रेत, ये चट्टानें इतनी गर्म हो जाती हैं कि फिर ये हीट रेडिएट करती हैं और आसपास चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। दी नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज। सहारा डेजर्ट में रातें फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं, अत्यधिक ठंडी होती हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अल अजीजिया इन दी सहारा डिजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लिबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। देखिए, अल अजीजिया में 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ी होगी। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सहारा डिजर्ट के फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। वेजिटेशन इन दी सहारा डिजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकाशिया। सहारा डिजर्ट में कैक्टस, डेट पाम्स और एकाशिया पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम। देखिए, सहारा डिजर्ट में कहीं कहीं ओएसिस मिलते हैं। ये ग्रीन आइलैंड जैसे होते हैं। यहाँ पानी भी अवेलेबल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ भी होते हैं। ओएसिस में लोग भी रहते हैं। देखिए, हम लोगों को पता है कि रेगिस्तान में सैंड्स कैसे टीले होते हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये रेत इन हवाओं के साथ उड़ जाते हैं और एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है, मतलब गर्त सा बन जाता है। तो जो वहां पे अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो कभी कभी सरफेस पे आ जाता है। तो ऐसे ही करके ओएसिस बनते हैं और इन्हीं ओएसिस के पास छोटे छोटे पेड़ पौधे, खजूर के पेड़ उग जाते हैं। फिर लोग भी इन्हीं ओएसिस के पास आके बस जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living here. ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहारा डिजर्ट के लोगों के बारे में, पीपल के बारे में। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. देखिए, सहारा डिजर्ट में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फिर भी यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं।
अमॉन्ग देम आर दी बेदुइन्स एंड तुआरेग्स। यहाँ नोमैडिक ट्राइब्स बेदुइन्स और तुआरेग्स रहते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं अपने पालतू पशुओं के साथ। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. देखिए इन जानवरों से इन लोगों को दूध प्राप्त होता है और जब ये जानवर मर जाते हैं तो इन जानवरों के खाल से बेल्ट, जूते, वाटर बोटल्स बनाते हैं। जानवरों के बाल से मैट्स, कारपेट्स, कपड़े, ब्लैंकेट्स वगैरह भी बनाते हैं और इन जानवरों का यूज फूड सोर्सेस के रूप में भी ये लोग करते होंगे। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। दे वियर हेवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। देखिए ये हेवी रोब्स भारी कपड़े पहनते हैं ताकि खुद को गर्मी से और डस्ट स्टॉर्म से बचा सके, नहीं तो हीट स्ट्रोक लगने का चांस रहता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। दी ओएसिस इन दी सहारा एंड दी नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। देखिए सहारा डिजर्ट में ओएसिस और इजिप्ट में नाइल वैली के पास, नाइल रिवर के पास लोग बसते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्सेज अवेलेबल है और वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. यहाँ वाटर अवेलेबल है इसलिए लोग यहाँ पे डेट पाम्स, राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स उगाते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्शियन कॉटन वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। इसे इजिप्ट में उगाया जाता है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट। देखिए सहारा डिजर्ट में ऑयल की भी डिस्कवरी हुई है जिसकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिमांड है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट की इकोनॉमी अच्छी हो रही है क्योंकि यहां से ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छी हो रही है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले उस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। देखिए यहां से हमें आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम जैसे दूसरे मिनरल्स भी मिले हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फॉस्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। देखिए सहारा डिजर्ट का कल्चरल लैंडस्केप भी चेंज हो रहा है क्योंकि पहले इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वैसे वैसे सांस्कृतिक जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर्स ओवर मॉस्क्स and super highways crisscross the ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. आज यहां मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट्स। यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट घूमने आते हैं तो तुआरेग्स गाइड के तरह काम करते हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ
फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। देखिए बहुत सारे वहां के नोमैडिक हर्ड्समैन जो पहले अपने पशुओं के साथ इधर उधर घूमते थे, वे अब शहरों में जाके ऑयल एंड गैस कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनकी भी वे ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। देखिए जब बहुत तेज हवा चलती है तो रेगिस्तान में सैंड उड़ जाते हैं और डिप्रेशन गर्त बनते हैं। इसको हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ही समझ लिया था कि मान लीजिए ये कोई रेत का टीला है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये रेत उड़ जाते हैं हवा में और इसी के जगह पे एक डिप्रेशन, एक गर्त बन जाता है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस एंड ओएसिस इज फॉर्म्ड। इन डिप्रेशन में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो जब सरफेस पे आ जाता है तो ओएसिस, मरुद्यान बनते हैं। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। दीज एरियाज आर फर्टाइल, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। लोग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास बस जाते हैं और डेट पाम्स और दूसरे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। समटाइम्स दी ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज, कभी कभी कुछ ओएसिस बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से भी बड़ा हो सकता है। टैफिलालेट ओएसिस इन मोरक्को is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। द कोल्ड डिजर्ट लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयास ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ग्रेट हिमालयास, बृहद हिमालय में लद्दाख है जो एक कोल्ड डिजर्ट है। ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। दी काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड दी जांस्कर माउंटेन इन द साउथ इनक्लोज इट। लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में जांस्कर रेंज है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, इंदस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम। देखिए लद्दाख से बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिनमें से इंदस रिवर, सिंधु नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। देखिए ये रहा आपका लद्दाख रेंज। आप देख सकते हैं ये रही लद्दाख से जो इंदस नदी, सिंधु नदी फ्लो करती है। और ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है आपका लद्दाख। लद्दाख रेंज के नॉर्थ में आपका काराकोरम रेंज है और लद्दाख रेंज के साउथ में आपका जांस्कर रेंज है। ये रहा आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा आपका यहाँ पे कारगिल। दी रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। ये रिवर्स वैलीज और गॉर्जेस का निर्माण करती हैं। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल दी गांगरी ग्लेशियर। देखिए लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांगरी ग्लेशियर, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गैंगरी हिमानी। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3,000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8,000 मीटर इन दी काराकोरम। देखिए लद्दाख में एल्टीट्यूड वेरी करता है। कारगिल 3,000 मीटर की ऊंचाई पे है, वहीं काराकोरम 8,000 मीटर की ऊंचाई पे है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पड़ जाती है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है और बहुत ड्राई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely। देखिए
हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ एयर थिन है, मतलब वायु की परत पतली है, तो दिन के समय सूर्य की गर्मी महसूस होती है बहुत ज्यादा। ये कंसेप्ट हमने समझा है प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें समझाया गया था कि अगर एटमॉस्फेयर की लेयर ना हो तो दिन में सनरेज हमें जला देंगी। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। The day temperatures in summer are just above 0 डिग्री and the night temperatures well below -30 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ समर सीजन में दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ही ऊपर रहता है और रात का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे रहता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही हद अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। देखिए विंटर सीजन में यहाँ कपकपाती ठंड पड़ती है। ज्यादातर टाइम यहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है विंटर सीजन में। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। द्रास, one of the coldest inhabited places on earth, is located in लद्दाख। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। As it lies in the rain shadow of the Himalayas, there is a little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर every year। देखिए लद्दाख आपका रेन शैडो जोन में पड़ता है हिमालय के, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम पूरे साल भर में। चूंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। रेन शैडो जोन को समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपका कोई पहाड़ है और इस साइड से विंड चल रही है, तो विंड इस माउंटेन के पास आके ऊपर की ओर उठने लगेगी और ठंडी होगी। इसके साथ जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी ठंडे होंगे और कंडेंस होके क्लाउड फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर इस तरफ आपकी बारिश हो जाएगी, तो ये साइड आपका कहलाता है विंडवर्ड साइड। फिर ये विंड आपकी इस तरफ जाएगी। अब ये विंड ड्राई हो चुकी है, या तो इस तरफ बहुत ही कम बारिश होगी या फिर बारिश होगी ही नहीं। इस साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं। यही है आपका रेन शैडो जोन। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। देखिए इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलती हैं और सनरेज जो होती हैं वो जलाने वाली होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। देखिए यहाँ पे अगर आप खुले आसमान के नीचे बैठेंगे और अपने पैर को छाया में रखेंगे, तो सन की हीट की वजह से आपको सनस्ट्रोक लगेगा और छाया की ठंडी से फ्रॉस्टबाइट भी लगेगा एक ही वक्त पे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह से बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चैन विच मीन्स स्नोलैंड। देखिए लद्दाख को खापा चैन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है स्नोलैंड, हिम भूमि। देखिए इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख रीजन के फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। लद्दाख बहुत ही ड्राई रीजन है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन बहुत कम है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। यहाँ कहीं कहीं पे घास और झाड़ियां मिलती है, जहां पे जानवर जाके घास चर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं। यहाँ जानवरों के चढ़ने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन दी वैलीज। देखिए यहाँ पे ग्रोव्स ऑफ विलोज और पॉपुलर्स पाए जाते हैं। घाटी में शरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ड्यूरिंग दी समर्स फ्रूट्स
फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। गर्मी के दिनों में यहाँ पे एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट्स पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redstarts, Tibetan snowcock, raven and hoop are common. Some of these are migratory birds. देखिए लद्दाख में बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन और हुप। इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो यहाँ की नहीं होती, कहीं दूर से आती हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। The animals are reared to provide for milk, meat, and hides. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make woolens. देखिए यहाँ के एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है। इन जानवरों से दूध मिलता है। इनके मीट का भी यूज करते हैं और इनके खाल का भी यूज करते हैं। याक के दूध से चीज और बटर बनाया जाता है। शीप और गोट के बालों से वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द चिरू और द टिबेटन एंटेलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए यहाँ पे चिरू भी पाया जाता है, जिसको टिबेटन एंटेलोप भी कहते हैं। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल, नोन एज शाहतूश, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। देखिए इसका शिकार वुल के लिए किया जाता है, जिसका नाम है शाहतूश। ये बहुत हल्का होता है और बहुत गर्म होता है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। यहाँ पे जो विलो के पेड़ मिलते हैं, उसकी लकड़ी का यूज करके क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला, शरपत, विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख के पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? देखिए लद्दाख के जो लोग हैं वो तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों जैसे रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे लगते हैं। द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट्स। वहां दो कम्युनिटी मेन है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional गोम्पास। लद्दाख में बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो गोम्पास के साथ स्थित हैं। गोम्पास बुद्धिस्ट टेम्पल है, एक मेडिटेशन रूम है। वहां पे लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं और टीचिंग्स सुनते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। Some famous monasteries are हेमिस, थिक्से, शे एंड लामायूरू। देखिए हेमिस, थिक्से, शे और लामायूरूस वहां की फेमस मोनेस्ट्रीज हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायूरू। इन दी समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। गर्मी के सीजन में लोग वहां बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स और टर्निप उगाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। विंटर में कंडीशंस इतनी हार्श हो जाती हैं और टेम्परेचर इतनी लो हो जाती है कि ज्यादा कुछ उगता नहीं है।
और इतनी ठंड होती है कि लोग खुद को फेस्टिविटीज और सेरेमनीज मतलब कि उत्सव और अनुष्ठानों में खुद को बिजी रखते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। The women are very hardworking. They work not only in the house and fields, but also manage small business and shops. देखिए, यहाँ की महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। ये घरों में और फील्ड में, खेतों में तो काम करती ही हैं, साथ में छोटे बिजनेस और दुकानें भी मैनेज करती हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोड एंड एयर। देखिए, लेह लद्दाख की राजधानी है और रोडवेज और एयरवेज से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। नेशनल हाईवे 1A लेह को कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है जोजिला पास के थ्रू। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 passes रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला एंड तंगलंगला। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। देखिए, मनाली से लेह जाने के समय 4 पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं: रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला एवं तंगलंगला। The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. ये हाईवे जुलाई और सितंबर में ही खुलता है जब इस रोड से बर्फ साफ की जाती है, क्योंकि ठंड में यहां बर्फ जम जाती है। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट्स स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रोड। लद्दाख में टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है। यहाँ पे देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं घूमने। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। विजिट्स टू द गोम्पास, ट्रेक्स टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। देखिए, लोग गोम्पास जाते हैं। मेडोज आपका घास का मैदान होता है, तो वहां और ग्लेशियर्स में ट्रेकिंग करते हैं। लद्दाख में जो उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं उनको टूरिस्ट देखते हैं, एंजॉय करते हैं। गुम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। जैसे जैसे लद्दाख की कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, यहाँ की इकोनॉमी में सुधार आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो वहां के लोगों के लाइफ और लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आ रहे हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। देखिए, वहां के लोग नेचर के साथ रहते हैं, तो बैलेंस बना के चलते हैं, सोच समझ के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज नहीं करते, हार्मनी बना के रखते हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. पानी, फ्यूल जैसे रिसोर्सेज की वहां कमी है, इसलिए जरूरत के हिसाब से ही वहां के लोग केयरफुली इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करते। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और व्यर्थ नहीं करते, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और इसी के साथ हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।